हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए यूजीसी एनटीए नेट का 2013 का पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको जून के 2 पेपर कराए थे, द्वितीय और तृतीय, जो जून में हुए थे 2013 में। अब हम आपके लिए तृतीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो सितंबर में हुआ था 2013 में। ये हिंदी का आपका पेपर है और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जितने भी प्रश्न इस पेपर में आए थे, सभी प्रश्नों को हमने कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सबसे ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे नई वीडियो हमारी जो वीडियो है सभी लोगों तक पहुँचे और आप हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: आला किस ऋतु में गाए जाते हैं? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर हेमंत ऋतु में? तो बताना है। तो जो आला गाए जाते हैं वह वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? प्राकृत से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से? तो इसमें बताना है कब माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है, अपभ्रंश से, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है, यानी कि ये इसका डी आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? 5, 7, 4, 9। तो इसमें बताना है कितनी संख्या है। तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा। नाट्यवृत्तियों की संख्या 4 है। अब आपको हम इनके नाम बता देते हैं, कौन कौन से नाम हैं। पहली है आपकी कैथिकी, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरी है आपकी वृत्ति। तीसरी है फिर सातवती, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर आप सातवती वृत्ति है, ठीक है। और चौथी फिर आप होगी आरमटी, आरमटी वृत्ति। तो ये जो वृत्ति है नाट्य वृत्ति, ये 4 हैं। चारों के मैंने आपको नाम बता दिए हैं, इसलिए आपको नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे और जो आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं इनके सबके आंसर भी आपको साथ के साथ बता दिए जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे ये आंसर। और एक चीज़ और बता दें, जो वृत्ति चौथी और रह गई, मैंने आपको बताया कैथिकी वृत्ति, सातवती वृत्ति, आरमटी वृत्ति, और एक है आपकी भारतीय वृत्ति। ये 4 है भारतीय वृत्ति, ठीक है। ये हो गई आपकी चारों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? अनुमितिवाद किसने की स्थापना बताइए। तो फोर्थ का आपका हो जाएगा सी, शंकुक ने की। अनुमितिवाद का रस निष्पत्ति के संदर्भ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। साधारीकरण आलंबनत्व धर्म का अर्थ होता है, यह मान्यता किसकी है? साधारीकरण, आप बोलते ही समझ गए होंगे साधारीकरण का किसने दिया है। तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रणमल छंद नामक काव्य किसने रचा है? तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, यह युक्ति किसकी है? गोरखनाथ या कबीरदास या फिर विठलनाथ या तुलसीदास? तो यह पंक्ति जो है आपकी तुलसीदास जी ने कही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत से लोग इसे गोरखनाथ की पंक्ति लगा देते हैं, लेकिन यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? तो इसमें बताना है कौन सी रचना है। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की रचना पदावली है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता है? तो 9 का आपका उत्तर हो जाएगा। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं सी, यानी कि रूप गोस्वामी इसके रचयिता हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के होते हैं? इसमें उन्होंने बताया है कि नाट्य मंच कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने नाट्य मंच 3 प्रकार के बताए हैं। अब ये 3 प्रकार उन्होंने कौन कौन से बताए हैं? मंच जो हम जहाँ हम नाटक खेलते हैं, जो मंच पर हम नाटक खेलते हैं, उस मंच के उन्होंने प्रकार बताए हैं। तो उन्होंने बताया है कि एक तो होना चाहिए आयताकार, ठीक है, आयताकार, वर्गाकार और
त्रिभुजाकार, ये 3 उन्होंने बताए हैं किस प्रकार के जो हैं मंच होने चाहिए, नाट्य मंच। चलिए अगला प्रश्न, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, इसमें बताना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मोस्टली ये सभी को पता ही है कि मीराबाई की जो उपासना थी वह किसकी थी, माधुर्य भाव की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा का कवि नहीं है, तो 12वें का आपका हो जाएगा डी, कुंभन दास जी जो है ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि वो अष्टछाप के कवि थे। शेष तीनों ज्ञानश्री शाखा के संत हैं। ठीक है। मधुमालती किसके काव्य की नायिका है, तो इसमें बताना है मधुमालती किसके काव्य की नायिका है। तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, मंजन के काव्य की नायिका है और उसका नाम है क्या नाम है, मधुमालती। मंजन द्वारा मधुमालती ही की नायिका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भ्रमर गीत प्रसंगी कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद में है, तो 14 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 10वें स्कंद में। भ्रमर गीत प्रसंग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है। चलिए अगला प्रश्न 15वां, कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासना सभी भ्रम भ्रमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। तो इसमें बताना है कौन सी है, भेद बताना है या काव्योक्ति किसकी है, काव्योक्ति के बारे में बताना है। तो 15 का आपका हो जाएगा डी, यह सूरदास जी की पंक्ति है या काव्योक्ति है। ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है, इसमें बताना है। तो 16 का आपका हो जाएगा सी, तुलसीदास जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की, तो 17 का आपका हो जाएगा ए, बाबर की। उन्होंने आखिरी कलाम, उनकी जो ये है रचना है आखिरी कलाम, इसमें उन्होंने बाबर की प्रशंसा करते हुए लिखा है, बाबर शाह छत्रपति राजा राजपाट उन्हें कह विधि साजा। लिख सकते हैं आप यह पंक्ति, बाबर शाह छत्रपति राजा राजपाट उन्हें कह विधि साजा, ये पंक्ति भी लिखी है उन्होंने उनके बारे में। सूरदास किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं, तो 18 का आपका हो जाएगा सी, साहित्य लारी में जो है अलंकार नायिका भेद का विवेचन है। तो ये कूटपद है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रसखान किसके शिष्य थे, इसमें बताना है। तो 19 का आपका हो जाएगा बी, रसखान गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न, शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य लक्षणा के प्रेरणाते हैं, तो इसके प्रणेता है भामह। ठीक है। 20 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, इसके प्रेरणाता जो है भामा है। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे, इसे बताना है कौन के आश्रित कवि थे। बिहारी लाल किस राजा के आश्रित में, किसके आश्रम में रहते थे, तो 21 का आपका हो जाएगा सी, राजा महाराजा जयसिंह के आश्रित थे। ये इनको दोहे के लिए 1-1 लाख मोहरे दिया करते थे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन अदम व्यंजना रस बीरस उल्टी कहत नवीन। इस पुक्ति में अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण किस रीति कवि ने किया है, तो 22 का आपका उत्तर हो जाएगा देव ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिए चितवर एक बार, यह दोहा किस पुस्तक में वर्णित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। अंग दर्पण में यह क्या है, वर्णित है। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे, राधा वल्लभ, माधव संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, तो बताना है। तो 24 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, निम्बार्क संप्रदाय। तो घनानंद दिल्ली से वृंदावन आ गए थे, सभी को पता है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। दिल्ली के जो रंगीला के दरबार में ये रहते थे वहाँ से निकल आए थे ये सुजान की वजह से। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस संदर्भ में कहा है या किसके संदर्भ में कहा है, तो 25 का हो जाएगा सी, ईशा अल्लाह खां, इंशा अल्लाह खां के बारे में कहा है यह कथन। और यह कथन उन्होंने कहा है कि मुंशी इंशा अल्लाह खां के बारे में उन्होंने कहा है कि वो इस तरह से महफिल में आते थे जैसे घोड़ा कुदाते हुए आते हैं। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, यह पंक्ति किस कवि के बारे में है, कितनी सुंदर पंक्ति है। ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्णायन किस विधा की रचना है, नाटक, उपन्यास, खंड काव्य, तो 27 का आपका उत्तर हो जाएगा बी।
ठीक है। महाकाव्य कृष्ण द्वारिका प्रसाद मिश्र का अवधि में रचित कृष्ण कथा पर आधारित महाकाव्य है। नोट कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। ये जो है महाकाव्य है और ये द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है और यह जो है अवधी भाषा में है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके मतलब क्या है ये। निम्नलिखित में से कौन भारतीय हिंदू का प्रवर्ती गद्यकार है? तो 28 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इनके प्रवर्ती हैं। शेष भारतेंदु से पूर्व के हैं, बाकी ये जो हैं ये पहले के हैं और ये प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु के प्रवर्ती हैं, इनके ही समय के हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत का अनुवादक नहीं है? यानी कि इसमें बताना है कि इसमें से कोई एक है जो जिसने मेघदूत का अनुवाद नहीं किया है, बाकी सब ने किया है। तो 29 का आपका हो जाएगा सी, मोहन राकेश ने कालिदास के जो मेघदूत है उसका अनुवाद नहीं किया, बाकी सब ने मेघदूत का अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? यानी कि 3 उनके हैं बल्कि एक उनका नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बी, महाराणा प्रताप उनके द्वारा रचित नहीं है, बाकी सब उनके हैं। संयोगिता स्वर्ण, तप्ता स्वर्ण और रणधीर प्रेम मोहिनी, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर बी। अब जो है क्या नाम, ये महाराणा प्रताप बनता है किसका नाटक है ये हमें देखना है। तो ये है राधा कृष्ण दास का नाटक है ये। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए महाराणा प्रताप के बारे में। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? तो भाग्यवती जो है आपका सामाजिक उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया है ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। श्रद्धा राम फुलेरी के द्वारा ये लिखा गया है। हमने आपके ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। सीधा सीधा हम आपको आंसर बता रहे हैं और सीधा हम आंसर भी आपका एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आपको इसमें कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो 32 का आपका हो जाएगा सी, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखित प्रथम हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चलिए अगले प्रश्न, और आप इसका सन भी नोट कर सकते हैं, ये 1914 में प्रकाशित हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत भारती का रचना काल है? तो 33 का भी आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये हुआ 1912 में और ये हुआ 1914 में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, दोनों को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, साधारीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसका निबंध है? तो बताना है इसमें। तो 34 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है और यह चिंतामणि भाग 1 में, आपको पता है इनके निबंध जो है चिंतामणि भाग 1 भाग 2, तो इसमें ये चिंतामणि भाग 1 में है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ये शायद आपको कहीं नहीं मिले और मिल भी जाए तो शायद अच्छे से इतने एक्सप्लेन ना हो, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। चलिए अगला देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बसती क्यों हा कर सोर में वेदना असीम गरजती, इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं, इसमें कवि का नाम बताना है। तो 35 का उत्तर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद जी इन पंक्ति के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रंग दर्शन के लेखक हैं सीताराम चतुर्वेदी, हमें ऑप्शन नहीं पढ़े, हमने सीधा आंसर देखना है। तो रंग दर्शन के हैं नेमी चंद जैन की लेखक हैं रंग दर्शन के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक हैं? तो 37 का आपका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। इसके प्रवर्तक कौन है हिंदी जाति की अवधारणा के? रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी साहित्यकार नहीं है? बताना है, यानी कि 3 हैं बल्कि एक नहीं है। तो 38 का आपका हो जाएगा ए, उपेंद्र नाथ अश्क जो है गांधीवादी साहित्यकार नहीं है, बाकी प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र ये गांधीवादी साहित्यकार रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, 6 भेद माने हैं उन्होंने। आपको ये भेद भी बता देती हूँ कौन से हैं। वर्ण, विन्यास, वक्रता, नोट डाउन कर लीजिए इनको। फिर है आपका पद पूर्वार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। ठीक है, कितने हो गए? 3। तो चौथा है आपका
ये मैंने बताया ना पद पूर्वार्ध वक्रता, फिर इसमें पद पूर्वार्ध वक्रता है, फिर वाक्य वक्रता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छी मैं बता रही हूँ आपको ये बातें। फिर है प्रकरण वक्रता, ठीक है। हो सकता है आज आपकी तलाश भी यहीं पर ख़त्म हो जाए। फिर लास्ट है प्रबंध वक्रता, ठीक है। ये सारी इन्होंने वक्रता बताई हैं वक्रोक्ति में कुंतक जी ने, ठीक है। कितने भेद बताए हैं उन्होंने, इसमें 6 भेद बताए, जिनके मैंने आपको नाम लिखवा दिए हैं। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ? जर्मनी, ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, बताते हैं सीधा आंसर, फ्रांस में हुआ प्रतीकवादी आंदोलन का उदय यानी कि प्रारंभ। कालक्रम अनुसार लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम हमने देखना है, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, सीधा ही 41 से 46 पर आ गए। तो इसमें देख लीजिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निमांकित पत्र संग्रह का सही अनुक्रम है, तो इसमें सही अनुक्रम देखना है इनका पत्रों का। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए। इसको देख लीजिए, ये वाला ए आपका हो जाएगा। ये आप इसके लगा लेना निशान बाद में ठीक से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निमांकित साक्षात्कारों का सही अनुक्रम है, इनमें साक्षात्कार दिए गए हैं, इनका सही अनुक्रम हमने देखना है। तो 47 का आपका हो जाएगा ए, इसमें ये साक्षात्कार हैं, ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निमांकित रिपोर्ताज का सही अनुक्रम है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 48 का बी। सही अनुक्रम जो है तूफानों के बीच, और वे तो लड़ेंगे हजारों साल, युद्ध यात्रा और जलधन लास्ट में, ये पहले तूफानों के बीच। चलिए अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निमांकित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, तो 49 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ये इनका सही अनुक्रम है, सबसे पहले जुई की कली और लास्ट में अपरा, बाकी बीच में देख लेना आप लोग। फिर 50वां है, निमांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमने सही अनुक्रम लगाना है, तो 50 का आपका उत्तर हो जाएगा ए ही। तो सबसे पहले बहती गंगा आया, फिर कंदलियों कुआं से, सोया हुआ जल, सूरज का 7वां घोड़ा। तो ठीक है, आपका ये हम इसको इसमें आपके लेखक बता सकते हैं, उपन्यासकार जो जिन्होंने ये लिखा है बहती गंगा, ये सब इनके उपन्यासकारों के नाम आपको मैं बता देती हूँ। तो जो बहती गंगा है, एक मिनट इसको हम रफ कर लेते हैं। बहती गंगा जो है वो है, लिख लीजिए, शिव प्रसाद रुद्र का है, ठीक है। फिर दूसरा है कंदिल और मुकुहा से, ये है गिरधर गोपाल का, नोट डाउन कर लीजिए। हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी लगे कि बच्चों की ये मेहनत काम आ रही है। अगर ये कोई नहीं देख रहा है और नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब हमें लगता है कि हमारी मेहनत सब बेकार हो गई है, क्योंकि हम आपके फ़ायदे के ही लिए ये सब करते हैं, जिससे सब बच्चों को इसका बेनिफिट हो। इसका सोया हुआ जल के हैं सर्वेश्वर। फिर है आपका सूरज का 7वां घोड़ा, इसके हैं धर्मवीर भारती, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, धर्मवीर भारती। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है, तो सभी को पता है कि सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, तो सबसे पहले सभी को पता है उद्दंत मार्तंड है, उसके बाद आगरा अखबार लास्ट में, ठीक है। पहला और आखिरी देख लेते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है, इसमें क्या पूछा गया, कुबेरनाथ राय के जो निबंध है उनका सही अनुक्रम पूछा है, तो 52 का आपका हो जाएगा सी। सबसे पहले रसा के टिक, फिर आगम की नाव, ये लास्ट में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निमांकित निबंधकारों का सही अनुक्रम है, तो इसमें बताना है, तो 53 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले, फिर बालमुकुंद गुप्त, फिर सरदार पूर्ण सिंह, फिर रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, तो 54 का आपका हो जाएगा ए। हरिशंकर प्रसाद जी के निबंध संग्रह हैं सारे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीर, टिटुरता गणतंत्र, सुनो भाई साधो, ये सारे उनके निबंध संग्रह हैं। चलिए आगे चलते हैं। निर्मल वर्मा के निमांकित निबंध संकलनों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। निर्मल वर्मा के पूछा है यहाँ के निबंध संकलन, वहाँ पर पूछा था ऊपर, किसके पूछा था, यहाँ पर पूछा था हरिशंकर प्रसाद जी के। चलिए बताते हैं निर्मल वर्मा जी के, तो 55 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदि अंत और प्रारंभ, ये सब निर्मल वर्मा जी के निबंध संकलन हैं, और ये क्रम से हैं, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब आते हैं स्थापना और तर्क के क्वेश्चंस पर।
रस ही ब्रह्म है, इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। ये रस सबको आनंदित करता है, क्योंकि तर्क दिया है क्योंकि करुण रस की अनुभूति केवल पुरुष को होती है। शायद गलत हो सकता है। 56 का आपका उत्तर बी, ए सही और आर गलत, क्योंकि ये तो सामने ही पता चल रहा है कि रस की अनुभूति एक पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती क्या। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावादी की अवधारणा इतनी व्यापक है कि संपूर्ण छायावादी कविताओं को अपने में समाविष्ट कर लेती है, क्योंकि छायावादी कविताओं में न केवल रोमानियत की अभिव्यक्ति हुई है। तो 57 का आपका उत्तर होगा डी, ए सही आर गलत है। छायावादी कविताओं में ही केवल, नो ऐसा नहीं है, और जगह भी हुई है ऐसा। अगला स्थापना है, काव्य का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है, क्योंकि सौंदर्य कला मात्र का सत्य है। तो 58 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगली स्थापना, क्लासिक साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है, क्योंकि जीवन मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनशील होती है। तो ये पढ़ने से ही पता चल रहा है 59 में कि ए सही आर गलत है। ठीक है, चलिए अगली स्थापना, नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है, क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्यावस्थाओं का प्रदर्शन होता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, ए और आर दोनों ही गलत हैं। चलिए अगली स्थापना देखते हैं, दुष्कर्म कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन है, क्योंकि दुष्कर्म कर्म का दायरा उत्साह तक सीमित है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसमें ए सही आर गलत है, क्योंकि दुष्कर्म कर्म का दायरा उत्साह तक सीमित ही है, ऐसा गलत है। ये तो बहुत जन्म जन्म का हो जाता है। चलिए अगला देखिए, कृष्ण काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, क्योंकि कृष्ण काव्य अंततः भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। तो 62 का ये दोनों ही सही है ना। चलिए अगला देखिए, स्थापना, अद्वैतवाद अनंतम को भ्रम कहता है, क्योंकि यह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो 63 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है आर गलत है। ठीक है, यह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, गलत बता रहा है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ और आदर्श का समावेश होता है, कारण कि आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है। तो ऐसा तो है, लेकिन इससे होता है ये नहीं है, ए सही तो आर गलत है। चलिए आगे चलते हैं। स्थापना, प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है। तर्क दिया है, क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार को समान निरपेक्ष सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। तो 65 का आपका हो जाएगा बी, ए सही आर गलत है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्थापना के प्रश्न हो चुके हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कविताओं के साथ सुमेलित करना है। इधर ये आपके कवि हैं, इधर दिए गए हैं इनकी रचनाओं के नाम, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो 66 का पहले हम आंसर लगा लेते हैं। 66 का आपका होगा डी। ठीक है, इसको आप आंसर बता देते हैं, इसको आप मैच कर लेना। पहले में दूसरा, दूसरे में चौथा, तीसरे में तीसरा ही और डी में पहला, ये आप यहाँ पर इसको मैच कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। इधर यहाँ पर ये पत्रिका है, उधर पत्रिका संपादक जिन्होंने निकाली है उनके नाम है, इनको मैच करना है हमने। मैचिंग का आंसर देख लेते हैं। इसका आपका आंसर होगा ए। ठीक है, इसमें आंसर आपका है ए, इसको आप मैच कर लेना। पहले में 5वां है, बी में 1 है, सी में 4 है और डी में दूसरा है। जैसे कि अब ये डी है, तो आपका डी में कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, इसको मैच कर लेना, आंसर बता दिया है। अगला है आपका प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। इधर ये उपन्यासकार हैं, इधर उपन्यासों के नाम हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा उपन्यास किसके है। तो यहाँ पर पहले हम मैचिंग देखेंगे, कौन सा मैचिंग आंसर आ रहा है। 68 का आ रहा है सी। तो यहाँ पर ए में तीसरा, बी में 5वां, सी में पहला और डी में दूसरा, इसको आप मैच कर लेना। दो तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, सी में पहला है और डी में दूसरा है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, 68 का सी, इसको नीचे कर लेते हैं, मैच कर देते हैं इसको। ये मन्नू भंडारी का महाभोज, ठीक है, और कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे के, फिर मृदुला गर्ग का है चितकोबरा, प्रभा खेतान का है छिन्न मिस्ता। ये हमने मैच भी कर दिया आपका। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आलोचना ग्रंथ है, यहाँ पर आलोचककार के नाम हैं और इसका हम पहले आंसर देखेंगे। 69 का आपका आंसर है सी। ठीक है, ए में तीसरा, बी में पहला, सी में दूसरा और डी में पांचवा। ये आप मैच कर लेना। वैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे करके इसको, तो यहाँ पर ये देखो दे रखा है सीधा सीधा। तो साहित्यालोचन किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। तो यहाँ पर साहित्यालोचन, यहाँ पर हम 3 नंबर डालेंगे। और साहित्य समालोचना जो है राम कुमार वर्मा का, निरालय की साहित्य साधन और रामविलास शर्मा का। और आलोचना दर्श किसका हो गया? फिर लास्ट में गुलाब राय बचे हैं और बचे हैं आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आलोचना दर्श जो है यहाँ पर आएगा आपका 5वां नंबर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर इधर पात्र दिए गए हैं और इधर ये उपन्यास दिए गए हैं और यहाँ पर उपन्यास के पात्र हैं, ये हमें मैच करने हैं। पहले इसका मैचिंग देखेंगे तो 70 का आपका उत्तर हो जाएगा ए में 4, बी में 5, फिर पहला फिर तीसरा। तो ए इसका आंसर है, तो इसको आप मैच कर लेना, बाद में हमने आंसर बता दिया आपको। ऐसे ही आपका ये 71वां प्रश्न है। निम्नलिखित चरित्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित करना है। इधर ये चरित्र वही पात्र और इधर आपके ये काव्य हैं, तो ये इसके मैचिंग करने हैं। तो 71 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। इसको तो हम कर सकते हैं। तो मानव क्या है? कामायनी में। पुरूरवा कहाँ है? उर्वशी में। युष्य कहाँ है? अंधा युग में। राधा किस में है? राधा किस में है? प्रिय प्रवास में है। ठीक है, ये मैचिंग होंगे आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित करना है। इधर यहाँ पर सिद्धांत जो उन्होंने दिए हैं वो हैं और इधर ये विचारक जिन्होंने दिया है इन सिद्धांतों को। तो इसका मैचिंग होगा आपका 72 का सी। इसका आंसर देख लीजिए। तो ए में दूसरा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में 5वां। ये यहाँ पर इसको मैच कर लीजिए। चलिए बाद में कर लीजिएगा। अब इसको आंसर देख लिया आपने। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो 73 का पहले मैचिंग देख लीजिए। 73 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ये सारा सामने सामने मैच हो रहा है, इसको देख लीजिए। जैनेन्द्र कुमार की कहानी ग्रामोफोन, अज्ञे की रोह, भीष्मकांत चिपकी दा, मोहन राकेश की मिसपाल। अब ये ठेस किसकी कहानी है? अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप सर्च कीजिए और सर्च करके हमें बताइए कि ठेस किसकी कहानी है और उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर आपके ये जो हैं निबंध हैं और इधर निबंधकार हैं, इनके नाम हमें इसके साथ सुमेलित करने हैं। पहले इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सी, यानी कि ए में आपको मिलाना है 5, बी में तीसरा, सी में 4 और डी में दूसरा। ठीक है, ये आपको मैचिंग करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैचिंग आप बाद में कर लेना, आंसर आपको बता दिया है। निम्नलिखित रसों को उनके स्थायी भाव के साथ सुमेलित करना है। तो इधर जो है आपके रस हैं और इधर स्थायी भाव हैं। ठीक है, इधर स्थायी भाव दिए गए हैं और इधर रसों के नाम दिए गए हैं। तो इसको मैच करना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर ये बी है। तो रौद्र का क्या होगा? रौद्र का हो जाएगा क्रोध। विभत्स का क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। अद्भुत का क्या होगा? विस्मय। और शांत का तो सभी को पता है, निर्वेद। इस प्रकार से आपके ये 75 प्रश्न थे। इस थर्ड जो आपका तृतीय पेपर था ये सितंबर 2013 का, और ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। मैचिंग आपको मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनमें। आपको सीधा सीधा मैंने आंसर बता दिया है। आप बाद में इसको मैच करके अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन ज़रूर करिए क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जब आप नोट डाउन करते हैं तो उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप पढ़ने के साथ साथ लिखते भी हैं तो जल्दी आप रिकवर करते हैं स्टडी को। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।